वीडियो डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये वीडियो 18 जोड़ सामग्री से युक्त हो सकता है, जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। आज की दुनिया में मिला एक टेक्नोलॉजी सिस्टम। कहानी का सार: दूसरों को सिस्टम पाने के लिए मरकर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, पर क्या हो जब तुम्हें बिना मरे ही एक सिस्टम मिल जाए। अर्नव मेहरा एक आम सा स्टूडेंट था जिसका एक हफ्ते में ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था, लेकिन उसे एक अजीब से कारण की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया। इस वजह से उसके ऊपर स्टूडेंट लोन का भारी कर्ज आ गया और उसे चुकाने के लिए कोई डिप्लोमा भी नहीं था। लेकिन एक दिन उसे एक सिस्टम मिला जो खुद को एडवांस टेक सिस्टम कहता था। इस कहानी में देखिए कि कैसे वो एक आम लड़के से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनता है। चैप्टर 1, जहां से सब शुरू हुआ। कहते हैं जिंदगी में सबसे ज्यादा याद वो लम्हे रहते हैं जब हमसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सुनिए, ये मेरी कहानी है। मैं गहरी नींद में था कि तभी माइक पर गूंजती एक तीखी आवाज से मेरी नींद टूट गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे सामने एक अजीब सा नजारा था। जो आदमी बोल रहा था, ठीक उसके पीछे लगी बहुत बड़ी स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा दिख रहा था। ये देखते ही मेरा सारा नशा और नींद उड़ गई। मेरे अंदर एक घबराहट की लहर दौड़ गई। मेरा पूरा बदन डर के मारे कांप उठा और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मेरे चेहरे पर साफ साफ टेंशन दिख रही थी। कुछ सेकंड तक जब मेरा दिमाग सुन रहा, उसके बाद मैंने खुद को संभाला और याद करने की कोशिश की। तब मुझे याद आया कि आज मेरे प्रोफेसर अपनी थीसिस की प्रेजेंटेशन देने वाले थे। माइक पर गूंजती आवाज किसी और की नहीं, मेरे प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर की ही थी, जो इस वक्त स्टेज पर खड़े थे। और उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो इस बात से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं कि कोई उनकी प्रेजेंटेशन के दौरान सो गया था। मुझे बेहद शर्मिंदगी और अफसोस महसूस होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि इस हॉल में इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े प्रोफेसर्स और नामी गिरामी लोग मौजूद थे, जिससे यह सिचुएशन और भी ज्यादा अजीब और शर्मनाक बन गई थी। मेरी तो लग गई। मैंने मन ही मन सोचा। मेरा दिमाग चिंता से फटा जा रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में फंसने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे बस हिम्मत करके इसका सामना करना था। आखिरकार जब मैं पहले से ही मुसीबत में हूं तो और डरने के लिए क्या बचा है। प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। आज वो टेक इंडस्ट्री के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले थे, और इसी दिन किसी की हिम्मत कैसे हुई सोने की। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें याद आया कि ये लड़का उन गरीब घर के स्टूडेंट्स में से एक था जो उनकी क्लास में पढ़ता था। उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए एडमिशन दिया था। तो उन्होंने फैसला किया कि आज इस लड़के को सबक सिखाया जाएगा, उसे उसकी औकात बताई जाएगी। चूंकि इस लड़के ने उनकी प्रेजेंटेशन के दिन सोने की जुर्रत की थी, तो प्रोफेसर राठौर को यकीन था कि उसे बेइज्जत करने से उनकी इमेज को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी जो जबरदस्त थीसिस थी उसके बाद तो टेक कम्युनिटी में उनकी इज्जत और बढ़नी ही थी। क्या तुम खड़े हो सकते हो? तुम? हाँ, वही जो सो रहा था। खड़े हो जाओ, उन्होंने सोते हुए स्टूडेंट पर जोर देते हुए कहा। वो चाहते थे कि भविष्य में भी जब लोग इस ऐतिहासिक पल को याद करें तो उन्हें पता चले कि प्रोफेसर ने इस स्टूडेंट को क्यों बेइज्जत किया था। लोग हमेशा कामयाब इंसान का ही साथ देते हैं, तो सब यही सोचेंगे कि प्रोफेसर ने सही किया। प्रोफेसर ने अभी भी नींद में दिख रहे स्टूडेंट की तरफ देखा और उसकी मुसीबत और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने उससे वो सवाल पूछ लिया जो आज की थीसिस प्रेजेंटेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था। जब तुम सोने की हिम्मत रखते हो तो इसका मतलब है कि तुम यहां मौजूद हम सबसे ज्यादा जानते हो। क्या तुम इस हिस्से को समझा सकते हो? उन्होंने घमंड से प्रेजेंटेशन के सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बेसब्री से अपने स्टूडेंट की बेइज्जती का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम तक उन्हें याद नहीं था। जब वो स्टूडेंट के शर्मिंदा होने का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसकी उन्होंने आज कभी उम्मीद नहीं की थी। सर, इस पॉइंट पर एक गलती है। प्रोफेसर राठौर चौंककर चिल्लाए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को शांत किया और अपनी घबराहट छिपाई। उन्हें याद आया कि गलती बताने वाला अभी भी एक स्टूडेंट ही था, और वो भी वो जो कुछ मिनट पहले सो रहा था। लगता है तुम अभी भी आधी नींद में हो, इसलिए बैठ जाओ। प्रोफेसर ने उसे बिठाने का फैसला किया ताकि वो लड़का उन्हें और शर्मिंदा न करे और उनका ऐतिहासिक पल खराब न हो। लेकिन वो स्टूडेंट बैठा नहीं, बल्कि बोलता रहा, नहीं सर, सच में एक गलती है। और फिर वो समझाने लगा कि गलती असल में कहां थी। स्टूडेंट की बातों को सुनकर प्रोफेसर के होश उड़ गए। उन्हें लगा जैसे हर सेकंड उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी, क्योंकि गलती वाकई में साफ साफ दिख रही थी। ज्यादातर लोगों ने इसे इसलिए नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि उनके जैसे बड़े प्रोफेसर से इतनी मामूली गलती हो सकती है। ले जाओ इसे बाहर। प्रोफेसर राठौर दहाड़े। उन्होंने सिक्योरिटी वालों को मुझे कॉन्फ्रेंस से घसीट कर बाहर निकालने का आदेश दिया। हॉल में हंगामा मच गया।
लोग इस बात से हैरान थे कि इतनी बड़ी गलती इतने कड़े रिव्यू प्रोसेस से कैसे पास हो गई और प्रेजेंटेशन के लिए अप्रूव भी हो गई। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी गलती पर किसी का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रोफेसर का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर का पूरा नाम ही अपने आप में एक ऐसी ताकत थी जो उन्हें हर जांच से बचा लेती थी। लेकिन मैं अपनी अज्ञानता में बड़बड़ाता रहा, इस बात से बेखबर कि मेरी आम सी जिंदगी अब अचानक खत्म हो चुकी थी। मेरे बड़बड़ाने की आवाज तब बंद हुई जब सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप मुझ पर झपटा और मुझे जबरदस्ती उठाकर बाहर ले गया। उस पल जब मुझे जबरदस्ती बाहर ले जाया जा रहा था तब मेरे दिमाग में ये कड़वी सच्चाई घुसी, मैंने सच में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उस भयानक दिन को 2 हफ्ते बीत चुके थे। प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर उस घटना से लगे मानसिक सदमे से उबरने के लिए 1 महीने की छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन अर्नव के लिए ऐसी कोई राहत नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर का एक आम स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपना भविष्य बनाने के लिए लगातार क्लास अटेंड कर रहा था। आज के दिन अर्नव अपनी ग्रेजुएशन की थीसिस जमा करने के लिए कैंपस में था। एग्जाम पहले ही हो चुके थे और रिजल्ट भी आ गया था। अब अर्नव और उसकी डिप्लोमा की डिग्री के बीच सिर्फ थीसिस का जमा होना और उसका डिफेंस बाकी था। अपना काम पूरा करने के बाद अर्नव घर वापस चला गया। उसे पता था कि रिव्यू प्रोसेस चल रहा है और उसके थीसिस डिफेंस के लिए अपॉइंटमेंट अभी शेड्यूल नहीं हुआ है। उसके पास बहुत सारा खाली समय था और वो सोच रहा था कि अपनी एकेडमिक जर्नी के अगले पड़ाव तक खुद को कैसे बिजी रखे। 1 हफ्ते बाद, अपनी ग्रेजुएशन थीसिस जमा करने के 1 हफ्ते बाद अर्नव को यूनिवर्सिटी से एक ईमेल मिला। उसे उम्मीद थी कि ये उसके थीसिस डिफेंस की शेड्यूलिंग के बारे में होगा, इसलिए उसने बड़े उत्साह के साथ ईमेल खोला। लेकिन उसे हैरानी हुई कि ईमेल का कंटेंट वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। विषय: अनुशासन समिति की बैठक का निमंत्रण माइनस थीसिस चोरी और साहित्यिक चोरी का आरोप। प्रिय अर्नव, हम आपको ये सूचित करने के लिए लिख रहे हैं कि आपके खिलाफ लगाए गए थीसिस चोरी और साहित्यिक चोरी के गंभीर आरोपों को संबोधित करने के लिए एक अनुशासन समिति की बैठक निर्धारित की गई है। ये बैठक 12 मई 2013 को सुबह 11:15 बजे इंजीनियरिंग फैकल्टी की बिल्डिंग में होगी। चोरी के आरोप एक बहुत ही गंभीर मामला है और हम उन्हें पूरी गंभीरता से लेते हैं। हमारे शैक्षणिक समुदाय के एक सदस्य के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अकादमिक ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। हम समझते हैं कि यह आपके लिए एक मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप जांच में सहयोग करें ताकि हम एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिणाम तक पहुंच सकें। अनुशासन समिति की बैठक के दौरान आपको अपनी बात रखने और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अवसर मिलेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप समय पर बैठक में उपस्थित हों और कोई भी जानकारी या सबूत प्रदान करने के लिए तैयार रहें जो आपको लगता है कि मामले से संबंधित हो सकता है। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप अनुशासन समिति की बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो भी समिति को प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। हम आपको दृढ़ता से सलाह देते हैं कि आप किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए बैठक में शामिल हों। यदि आपके पास अनुशासन समिति की बैठक या आपके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में कोई प्रश्न या चिंता है तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने और आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। साभार, जतिन लूथरा, अनुशासन समिति, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये पढ़कर अर्नव के होश उड़ गए। उसे पता था कि ये सच नहीं हो सकता। उसने अपनी थीसिस को 5 अलग अलग प्लेजरिज्म चेकर प्रोग्राम से चेक किया था और किसी में भी उसके काम से जरा सी भी समानता नहीं मिली थी। उसे साफ समझ आ गया कि ये या तो एक भयानक गलती थी या कोई जानबूझकर की गई साजिश। चाहे जो भी हो, वो जानता था कि इस बार वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। तय दिन पर अर्नव मीटिंग की जगह पर पहुंचा। पिछली कोशिशों के बावजूद कि वो इस गलती को समझा सके, वो डिसिप्लिन कमेटी की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि 4 प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहे थे, बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार। शुरुआत से ही ये साफ था कि मीटिंग पूरी तरह से पक्षपाती थी और फैसला पहले से ही तय लग रहा था। अर्नव ने पूरी शिद्दत से अपना बचाव किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातें अनसुनी की जा रही थी या जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही थी। मीटिंग के 45वें मिनट तक अर्नव को यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया था कि उसकी किस्मत इस मीटिंग के शुरू होने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मीटिंग चलती रही। कमेटी अर्नव के सबूतों को नजरअंदाज करती रही और अपने सबूतों के साथ उस पर आरोप लगाती रही। उसे जो बात हैरान कर रही थी वो ये थी कि वे 7 साल पुराने थीसिस पेपर पेश कर रहे थे और कुछ तो और भी नए थे। अर्नव को यकीन था कि ये पेपर्स कुछ दिन पहले तक मौजूद ही नहीं थे। उन्हें उन पेपर्स में साहित्यिक चोरी के सबूत कैसे मिल गए जो पहले थे ही नहीं। उसे पूरा शक था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उसे अपराधी की पहचान के बारे में कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। कमेटी ने उसे बताया कि फैसला 3 दिनों में सुनाया जाएगा। निराश होकर अर्नव अपने डॉर्मेट्री लौट आया। कोई भी अगला कदम उठाने से पहले कमेटी के फैसले का इंतजार करने लगा। ये वसंत का एक खुशनुमा दिन था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कैंपस उत्साह से भरा हुआ था। 2013 में ग्रेजुएट हो रही 2009 की क्लास का जश्न मनाने के लिए परिवार और दोस्त इकट्ठा हुए थे।
गाउन और टोपियों के उस समंदर के बीच अर्नव खड़ा था, एक नौजवान जो गुस्से, उदासी और निराशा से भरा हुआ था। जैसे ही उसने भीड़ में अपनी जगह ली और ग्रेजुएशन के कपड़ों में अपने दोस्तों पर नजर डाली, अर्नव उन पलों को याद करने लगा जो उसे इस मोड़ पर ले आए थे। 4 साल हो गए थे जब उसने पहली बार इस कैंपस में कदम रखा था, उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के अनुभव का पूरा फायदा उठाएगा। अब वो यहाँ था, अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की दहलीज पर, हाथ में निष्कासन का नोटिस लिए और उस क्रूर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार जो उसका इंतजार कर रही थी। गुस्सा अर्नव के अंदर उबल रहा था जब उसे याद आया कि कैसे उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ही ग्रेजुएशन से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वे अपने फैसले की घोषणा को टालते रहे। ठीक उसी दिन उसके प्रोफेसर ने उसे उनके फैसले के बारे में बताया। फैसला पूरी तरह से बकवास था। उसने पहली बार किसी को ईमेल के जरिए निकाले जाते हुए देखा था। हद है, कौन किसी को एक मामूली से ईमेल से कॉलेज से निकालता है। उन्होंने जो कारण बताया वो था बिना सोर्स बताए साहित्यिक चोरी की गई सामग्री का खुलेआम उपयोग। क्या बकवास है। उसे कैसे पता चलता कि उसने कुछ ऐसा चुराया है जिसकी अस्तित्व के बारे में उसे पता ही नहीं था, जबकि उसने 5 थीसिस चेकिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था और किसी ने भी उसके काम में कोई समानता नहीं पाई थी। लेकिन जो बात उसे अजीब लग रही थी वो ये थी कि वे इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी कैसे जुटा पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसकी पहले से ही मुश्किल जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कोई उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा। चैप्टर 2, अब आगे क्या। जैसे ही ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हुई, अर्नव अपना सारा सामान इकट्ठा करने के लिए अपनी डॉर्मेट्री की ओर भारी कदमों से चल पड़ा। कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसे 1 हफ्ते के अंदर कैंपस छोड़ना था। हालांकि उसने उनके फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन अधिकारियों ने उसे मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उसके खिलाफ मिले ठोस सबूतों के कारण उसे अब दोबारा अपील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए उसे सलाह दी गई कि वो उनका समय बर्बाद न करे और कैंपस से जबरदस्ती बाहर फेंके जाने से पहले खुद ही जाने की तैयारी शुरू कर दे। निराशा और हताशा से भरे भारी मन के साथ अर्नव को अकेले ही यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। उसे विदा करने के लिए आसपास कोई नहीं था, क्योंकि उस पर आरोप लगने के बाद उसने अपने लगभग सभी दोस्त खो दिए थे। उसके जो 2 दोस्त बचे थे वे भी उसे विदा नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें ग्रेजुएट्स के लिए रखी गई जरूरी मीटिंग में शामिल होना था। जहां तक उसके बाकी दोस्तों का सवाल है, जैसे ही ये खबर फैली उन्होंने उसे छोड़ दिया था, जो अपने आप में काफी अजीब था। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता को उसका इंतजार करते पाया। वे पूरी कहानी विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने केवल उसका एक छोटा सा सारांश सुना था। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर टूटे हुए भाव देखे, आशा और मनीष समझ गए कि पूरी कहानी सुनने में बहुत समय लगने वाला है। आंसुओं के साथ अर्नव ने अपने माता पिता को एक एक बात पूरी तफसील से बताई, जैसे वो उस भयानक पल को दोबारा जी रहा हो। उसने ये भी बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी ने उसे ग्रेजुएशन से मना कर दिया और बाद में उसे उस काम के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जो उसने किया ही नहीं था। हालांकि उसके माता पिता ने कहानी का छोटा रूप सुना था, फिर भी उन्होंने उसे बड़े ध्यान और गहरे अविश्वास के साथ सुना। वे दोनों ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे के साथ इतना अन्याय कैसे हो सकता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद अपने बेटे के लिए दुख और गुस्से से भरे होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि मनीष ने चिंता से पूछा, तो बेटा अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, पापा ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मैं यूनिवर्सिटी में फिर से अपील नहीं कर सकता, इसलिए उन पर मुकदमा करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पर मैं जानता हूं कि हम कानूनी कार्रवाई का खर्च नहीं उठा सकते। हालांकि ये सुनकर मनीष और आशा को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात को नकार नहीं सका, क्योंकि जो उसने कहा वो ज्यादातर सच था। लेकिन वे ये भी समझ गए कि उनका बेटा ये उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि बस उन्हें ये बता रहा था कि उनकी आर्थिक स्थिति के कारण इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का उसका एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया है। तो मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है और मेरे फील्ड की ज्यादातर नौकरियों के लिए डिप्लोमा जरूरी है, अर्नव ने कहा। उसका रवैया ऐसा था जैसे उसने यूनिवर्सिटी में वापस जाने की कोशिश करने का विचार पहले ही छोड़ दिया हो। और पापा, ये भी हो सकता है कि मुझे नौकरी भी न मिले, क्योंकि किसी वजह से ये बात लीक हो गई है कि मैंने अपनी थीसिस में साहित्यिक चोरी की है। इसलिए पूरी इंडस्ट्री में मेरी पहले से ही एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। अर्नव ने अपने माता पिता और अपने छोटे भाई रोहन, जो इन सब बातों से बेखबर था, के सामने गाली देने से खुद को रोकते हुए कहा। अर्नव के माता पिता मेहनती लोग थे, जिन्होंने अपने बेटे को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बहुत त्याग किया था। हालांकि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे अभी भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके पास अपने बेटे की कानूनी लड़ाई में मदद करने के लिए आर्थिक साधन नहीं थे। अपने माता पिता के चेहरे पर उदासी देखकर अर्नव का मन अपराध बोध से भरने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो उन्हें सांत्वना देने वाला था, उसने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसे एक ईमेल मिला था। उत्सुकतावश उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसे अनलॉक करके पढ़ने लगा।
और हे भगवान, सफेद स्क्रीन पर जो उसने देखा उससे वो सन्न रह गया और उसे लगभग हार्ट अटैक आ गया। विषय स्कॉलरशिप राशि की वापसी के संबंध में। प्रिय अर्नव, मुझे आपको ये सूचित करते हुए खेद है कि आपके फाइनल ईयर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निष्कासन के परिणाम स्वरूप आपको अब तक प्राप्त स्कॉलरशिप की राशि वापस करनी होगी। हम समझते हैं कि ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अखंडता बनाए रखने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शैक्षणिक वर्ष के लिए आपकी वितरित स्कॉलरशिप की कुल राशि एक ही बार में चुकानी होगी। हम समझते हैं कि इससे आप पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है और हम आपके साथ मिलकर एक ऐसी पुनर्भुगतान योजना खोजना चाहते हैं जो आपकी परिस्थितियों को देखते हुए संभव और प्रबंधनीय हो। पुनर्भुगतान विकल्पों पर चर्चा करने और स्कॉलरशिप राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कृपया जल्द से जल्द हमारे कार्यालय से संपर्क करें। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। साभार, संजय भाटिया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अपने बेटे का चेहरा अचानक मौत की तरह सफेद पड़ते देख अर्नव के माता पिता डर गए। आशा ने चिंता से पूछा, अर्नव, क्या हुआ बेटा? हालांकि अर्नव उसकी बात नहीं सुन सका क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही उन 4 सालों में मिली स्कॉलरशिप की रकम की गिनती करने में लगा हुआ था। एक एकेडमिक साल में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस की अनुमानित लागत, जिसमें ट्यूशन फीस, रहना और खाना, किताबें और अन्य खर्चे शामिल थे, सालाना लगभग $61,500 थी। इसका मतलब था कि उसे 4 साल के लिए कम या ज्यादा कुल मिलाकर लगभग $2.5 लाख चुकाने थे। अपनी कैलकुलेशन पूरी करते ही वो लगभग बेहोश हो गया था। उसे बेहोश होने से उसके पिता ने ही रोका, जिन्होंने उसे जोर से हिलाकर होश में लाया। अर्नव इसके लिए उनका शुक्रगुजार था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक वो ये सारा कर्ज नहीं चुका देता, आने वाले कुछ सालों के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब उसके माता पिता ने उसे वो ईमेल दिखाने के लिए कहा तो उसने ऐसा नहीं किया। उसे डर था कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक न आ जाए। उनकी मौजूदा आर्थिक हालत में इतने बड़े कर्ज का बोझ जुड़ने का मतलब था कि उन्हें दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी देनी पड़ सकती थी। इसलिए उसने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ईमेल में उसके कॉलेज से निकाले जाने की पुष्टि की गई थी और इसीलिए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वे जानते थे कि वो झूठ बोल रहा था या पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। वे जानते थे कि वो इस समय बहुत ज्यादा तनाव में था। उस रात अर्नव गहरी नींद में सो रहा था, अगर नींद की गोलियां खाकर सोने को गहरी नींद कहा जा सकता है तो। पिछले कुछ घंटों के इमोशनल उथल पुथल से थककर वो बिस्तर पर पड़ा था और ऊपर से उस पर इतना बड़ा कर्ज भी डाल दिया गया था। इस वक्त अर्नव के लिए जिंदगी सच में बहुत तनावपूर्ण थी। वो चाहता था कि काश वो समय को पीछे कर पाता और जो भी इस सब का कारण था उसे बदल पाता। अंतरिक्ष में अचानक एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वो कुछ देर हवा में मंडराती रही, फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर वायुमंडल में आ गिरी। वो इमारतों और पेड़ों के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वे वहां हो ही नहीं। आखिर में वो सीधे अर्नव के सिर पर आकर गिरी और उसके सिर के आर पार हो गई, पर कहीं से बाहर नहीं निकली। इस समय वो उसके दिमाग के साथ मिल रही थी और सिंक्रोनाइज हो रही थी। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के चल रही थी कि तभी अर्नव अचानक नींद से जागा और तुरंत बेहोश हो गया। आसमान से गिरी उस अजीब चीज ने किसी तरह उसे सोते रहने पर मजबूर कर दिया, जबकि वो उसके दिमाग के साथ मिलती रही। सिस्टम एसिमुलेट हो रहा है। 10%, 0.30%, 0.50%, 0.99%, 0.100%। सिस्टम एसिमुलेशन पूरा हुआ। होस्ट के शरीर की जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण पूरा हुआ। होस्ट के मौजूदा वातावरण की जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण पूरा हुआ। एरर, एरर, एरर। मैजिक एनर्जी का अस्तित्व कंफर्म हुआ। इस ग्रह पर यूजर के शरीर का विकास मैजिक के उपयोग के लिए नहीं हुआ है। मौजूदा सिस्टम की सीमाओं के कारण सिस्टम होस्ट के शरीर को मैजिक संभालने में मदद नहीं कर सकता। समाधान खोजा जा रहा है। समाधान और अपग्रेड का अनुरोध। चूंकि अर्नव का शरीर मैजिक का उपयोग करने के लिए विकसित नहीं हुआ था, इसलिए सिस्टम यूजर के शरीर को अपग्रेड करने के लिए परमिशन का अनुरोध कर रहा था, लेकिन एरर, मेन सर्वर कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। पुनः प्रयास। एरर, मेन सर्वर कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। पुनः प्रयास। अरबों बार अनुरोध किया गया। भाई ये सिस्टम तो बड़ा ही ढीठ था, मतलब हद है। अगर कोई चीज अरबों बार करने पर भी फेल हो जाए तो हार मान लेनी चाहिए यार। अपग्रेड के लिए मिसिंग सर्वर प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जा रहा है। एम्बेडेड लोकल सिस्टम से समाधान और अपग्रेड का अनुरोध। अनुरोध स्वीकृत। अपडेट 0.10%, 0.75%, 0.100%। समाधान मिल गया। रूनिक कोडेक्स यूजर के लिए उपयुक्त पाया गया। चूंकि अर्नव का शरीर मैजिक का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, इसलिए सिस्टम ने एकमात्र तरीका चुना जिससे अर्नव मैजिक से चीजों को प्रभावित कर सकता था, और वो था रून्स। अपडेट पूरा हुआ। सिस्टम परमिशन पूरी। एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम बाउंड।
अर्नव गहरी नींद में डूबा रहा, अपने अंदर हो रहे गहरे बदलावों और इस यूनिवर्स के लिए खुले भाग्य के नए दरवाजे से पूरी तरह बेखबर। तो ये अर्नव के लिए एक छोटा कदम था, लेकिन धरती पर जीवन के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। चैप्टर 3, एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। सुबह जब अर्नव की नींद खुली तो तुरंत उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, कहो स्टेटस। स्टेटस? चूंकि वो अभी भी नींद के असर में था, उसने बस अपने सिर में सुनी हुई बात को सवालिया अंदाज में दोहरा दिया। लेकिन सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने ये मतलब से कहा था या नहीं। सिस्टम के लिए जो जरूरी था वो ये था कि कमांड बोला गया या नहीं, और वो बोला गया था। तो जैसे ही अर्नव ने ये शब्द कहा, उसके चेहरे के सामने अचानक एक नीली स्क्रीन आ गई। स्टेटस, नाम अर्नव मेहरा, उम्र 22, ऊंचाई 1.89 मीटर्स, सिस्टम क्लास रून मास्टर, शॉप, सर्च, एसपी की मात्रा 1 लाख, क्वेस्ट, डेली क्वेस्ट, मजबूत बनने के तरीके, 100 पुशअप्स 0/100, 100 क्रंचेज 0/100, 100 स्क्वेट्स 0/100, 10 किलोमीटर रनिंग 0/10, इनाम 100 एसपी। जैसे ही वो अपने चेहरे के सामने अचानक प्रकट हुई एक अनजान स्क्रीन को देखकर डरने वाला था, भारी मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में ठूंसी जाने लगी। ये इतनी ज्यादा थी कि वो डरना ही भूल गया। जब सारी जानकारी उसके दिमाग में डाल दी गई तो वो उसके मन के साथ ऐसे घुलने मिलने लगी जैसे कि वो उस जानकारी को सालों से विस्तार से जानता हो। सब कुछ हो जाने के बाद वो तुरंत शांत हो गया और अपने नए ज्ञान को समझने लगा। सबसे पहले ये था कि सिस्टम काम कैसे करता है। सिस्टम के पास लगभग हर उस फील्ड का जबरदस्त ज्ञान था जिसके बारे में वो सोच सकता था, लेकिन उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए उसे सिस्टम पॉइंट्स यानी एसपी का उपयोग करके उन्हें खरीदना पड़ता था। उन्हें खरीदने के लिए उसे बस इतना करना था कि वो जो चाहता है उसे सर्च करे और सिस्टम उसे एक लिस्ट और उनकी कीमतें दे देगा। अपनी पसंद की चीज चुनने और पेमेंट करने के बाद वो ज्ञान उसके दिमाग में पूरी तरह से समा जाएगा ताकि वो उसे तुरंत इस्तेमाल कर सके। फिलहाल सिस्टम पॉइंट्स कमाने के केवल 2 तरीके थे। एक तो साफ था, जो सिस्टम द्वारा दिए गए क्वेस्ट को पूरा करना था, लेकिन अभी उसके क्वेस्ट विंडो पर केवल एक ही डेली क्वेस्ट था। जो जानकारी उसे मिली थी उससे वो समझ गया कि शायद बहुत लंबे समय तक ये उसका एकमात्र क्वेस्ट रहेगा। सिस्टम पॉइंट्स पाने का दूसरा तरीका यह था कि वो सिस्टम से मिले ज्ञान का उपयोग करके कुछ उपयोगी बनाए, जिसे सिस्टम द्वारा एनालाइज और ग्रेड किया जाएगा और ग्रेड के आधार पर उसे इनाम के रूप में पॉइंट्स दिए जाएंगे। सिस्टम ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अर्नव को नए नए इनोवेशन करने की प्रेरणा मिले और उसे अपनी मेहनत का फल तुरंत एसपी के रूप में दिखे। लेकिन सिस्टम उतना भी बेरहम नहीं था। उसने ये सुनिश्चित किया कि अर्नव 0 एसपी से शुरू न करे और उसे 1 लाख एसपी का स्टार्टअप पैक दिया ताकि वो एक ऐसे सिस्टम के लिए पॉइंट्स कमाने में लंबा समय बर्बाद न करे जिसके महत्व के बारे में वो नहीं जानता। नई जानकारी में एक और चीज सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में थी, लेकिन जब भी वो उसके बारे में सोचने की कोशिश करता तो उसे बस अजीब अक्षर और ऐसी आवाजें सुनाई देती जिन्हें वो समझ नहीं पाता था। इसलिए उसने इसके बारे में जानने की कोशिश छोड़ दी। उसे दी गई जानकारी में आखिरी चीज रून मास्टर के बारे में थी, लेकिन केवल उसका मतलब बताया गया था और कुछ नहीं, जिससे वो और भी हैरान हो गया क्योंकि पैनल पर यह उसकी क्लास के रूप में लिस्टेड था। चूंकि उसका शरीर मैजिक के उपयोग के लिए विकसित नहीं हुआ था और सिस्टम मेन सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उसे रून मास्टर की शक्तियों का केवल एक हिस्सा ही दे सकता था। ये शक्ति थी चीजों पर रून्स अंकित करने की, ताकि उन चीजों के व्यवहार को बदला जा सके या उन्हें नए गुण दिए जा सके। जैसे वो एक लकड़ी पर ठंडक का रून बना सकता था और फिर उससे जलने वाली आग ठंडी होगी, लेकिन रून्स का उपयोग कैसे करें और इसके बारे में अन्य विवरण उसे नहीं दिए गए थे। वो सच में उत्सुक था, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी बात के लिए छोड़ दिया गया था। लगभग 30 मिनट अपनी इस नई हकीकत को स्वीकार करने में बिताने के बाद वो अपने बिस्तर से उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। जब वो तैयार होकर अपने कमरे से निकला तो वो नाश्ते के लिए अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर गया और तभी उसने देखा कि उसकी मां की आंखें सूजी हुई थीं। ये देखकर उसके दिल में एक चुभन सी हुई। वो जानता था कि उसकी मां जरूर रात भर सोई नहीं होंगी और उन्होंने रोते हुए काफी समय बिताया होगा, तभी उनकी आंखें सूजी हुई थीं। ये ख्याल आते ही उसके मन में गुस्सा भर गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अपने परिवार को दोबारा ऐसी स्थिति से नहीं गुजरने देगा, और उसने ये भी ठान लिया कि वो पता लगाकर रहेगा कि उसके साथ हुए इस अन्याय का जिम्मेदार कौन है, ताकि वो अपनी मां के आंसुओं का 100 गुना बदला ले सके। उसने चुपचाप अपना नाश्ता किया और इस विषय को नहीं उठाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी मां इसे उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी। नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में वापस चला गया, क्योंकि उसे कुछ गहरी सोच विचार करनी थी, योजनाएं बनानी थी, भविष्य की प्लानिंग करनी थी और एक बहुत बड़ा कर्ज चुकाना था। 7 घंटे बाद वो जॉगिंग के कपड़े पहनकर अपने कमरे से निकला, क्योंकि उसे एक क्वेस्ट पूरा करना था। अपने कमरे में बिताए समय के दौरान वो सिस्टम शॉप को खंगाल रहा था। जब उसने शॉप में छानबीन शुरू की तो उसे ज्ञान की अलग अलग शाखाएं मिली जो हर उस टेक्नोलॉजी से भरी थीं जिसके बारे में वो सोच सकता था।
उसके और उस ज्ञान के बीच एकमात्र चीज सिस्टम पॉइंट्स थी, और उसके पास जो एसपी थे वे उस ज्ञान के समंदर के सामने एक बूंद जैसे थे। इसलिए कुछ घंटे बिताने और कीमत के आधार पर चीजों को छांटने के बाद उसे कुछ ऐसा मिला जिसका वो पैसा कमाना शुरू करने और अपने भारी कर्ज से बाहर निकलने के लिए उपयोग कर सकता था। प्रोग्राम बगज़ैपर। बगज़ैपर विवरण: ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी दूसरे प्रोग्राम में कमजोरी का पता लगाना और समस्या का समाधान इस तरह से बताना है जो यूजर के लिए आसान, पेशेवर और कुशल हो। इतिहास: इसका उपयोग सबसे पहले वर्ष 2134 में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन द्वारा अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसे आम जनता के लिए वर्ष 2200 में जारी किया गया था। कीमत 1 लाख एसपी। 1 लाख एसपी। उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि वो इसका उपयोग तेजी से पैसा कमाने और अपना कर्ज चुकाने के लिए कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को उस कर्ज के बारे में पता चले। साथ ही उसके लिए इसका उपयोग करने के तरीके सोचना आसान था क्योंकि ये उसी विषय का ज्ञान था जिसे वो यूनिवर्सिटी में अपनी मेजर पढ़ाई के रूप में पढ़ रहा था, इसलिए उसके लिए शुरुआत करना बहुत आसान था। ये तय करने के बाद कि वो किस दिशा में जाना चाहता है, उसने वो ज्ञान खरीद लिया। इसके बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सिरदर्द होने लगा क्योंकि ज्ञान उसके दिमाग में डाउनलोड और समाहित हो रहा था। लेकिन वो जल्द ही बेहोश हो गया, इसलिए उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। जब वो जागा तो उसने महसूस किया कि उसके पास एक बिल्कुल नया और गहरा ज्ञान था। उसे पता था कि वो प्रोग्राम कैसे बना सकता है। वो प्रोग्राम के कोड के छोटे छोटे हिस्सों का भी उपयोग कर सकता था और उन्हें दूसरी जगहों पर लागू कर सकता था। तो बेहोश होने से पहले हुआ सिरदर्द इसके लायक था, उसने सोचा। उसने अपने बचे हुए एसपी की मात्रा को देखा जो अब 0 एसपी थी। उसे दुख हुआ कि उसके पास असीमित एसपी नहीं थे जहां वो अपनी पसंद की कोई भी चीज सीख सकता था। इसलिए वो उठा, अपने कपड़े बदले और दौड़ने चला गया क्योंकि उसे एक डेली क्वेस्ट पूरा करना था। अगर वो पॉइंट्स कमाना चाहता था तो शुरुआत करनी ही थी, चाहे इनाम कितना भी छोटा क्यों ना हो। और इस तरह एक सिस्टम के साथ उसकी यात्रा वन पंच मैन वाली कसरत पूरी करने के लिए दौड़ने से शुरू हुई। और किसी की जिंदगी में जोरदार तमाचा पड़ने वाला था, काश उसे ये पता होता। चैप्टर 4 पहला कदम। पार्क की हरी भरी घास पर कई पुशअप्स करने के बाद अर्नव जमीन से उठा। उसकी सांसें तेज और थकी हुई थीं। अपनी सांसों को काबू में करने के बाद उसने जॉगिंग शुरू कर दी। उसके कदम चिकने और सहज थे, जैसे वो हरे भरे मैदान पर तैर रहा हो। हर कदम के साथ उसे अपनी मांसपेशियों में जान आती महसूस हो रही थी। उसके पैर एक स्थिर लय के साथ नरम धरती पर पड़ रहे थे। सुबह का सूरज उस पर चमक रहा था और जैसे ही वो खुले मैदानों से गुजर रहा था, उसकी लंबी परछाइयां बन रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने आसपास के नजारों और आवाजों पर था। अभी अभी पूरी की गई जोरदार कसरत के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा, हर पल खुद को और ज्यादा धकेलता रहा। उसकी सांसें गहरी और अधिक संतुलित होती गईं। उसका शरीर एक बेहतरीन एथलीट की तरह पूरी शक्ति और शान के साथ दौड़ रहा था। ये तब तक जारी रहा जब तक कि उसके सामने एक स्क्रीन नहीं आ गई। तभी वो समझ गया कि उसकी आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। क्वेस्ट पूरा हुआ। इनाम 100 एसपी। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपने मौजूदा एसपी की संख्या को देखा जो अब केवल 400 एसपी थी। ये जानते हुए कि सिस्टम शॉप पर सबसे सस्ती चीज भी लगभग 85,000 एसपी की है, उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत लंबे समय तक दौड़ना होगा, या फिर उसे सिस्टम से सिखाए गए ज्ञान का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना होगा ताकि डेली क्वेस्ट से मिलने वाले छोटे पॉइंट्स की भरपाई हो सके। जब वो घर लौटा तो उसने अपनी माँ को टीवी देखते हुए पाया। हो गई तुम्हारी कसरत? अर्नव की माँ ने रिमोट से खेलते हुए पूछा। हाँ माँ, आज सामान्य से ज्यादा समय लग गया क्योंकि मैं जॉगिंग के बीच में थोड़ा आराम करने लगा था। बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर तुमने अचानक ये सब कसरत करना क्यों शुरू कर दिया? माँ, मुझे अपना तनाव निकालने के लिए कुछ करना था, वरना मैं ज्यादा सोच सोचकर पागल हो जाता। इसीलिए मैंने कसरत शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि जब मैं थक जाता हूँ तो मैं मुश्किल विषयों के बारे में नहीं सोच पाता और ये मुझे कुछ बुरे ख्यालों से बचाता है। अर्नव ने आधा सच बताया और बाकी आधा हिस्सा छिपा लिया कि ये एक क्वेस्ट था। ठीक है बेटा, तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे अपने मन की कोई भी बात कह सकते हो, अर्नव की माँ ने धीरे से कहा, ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपने बेटे की वाकई में परवाह है। बिल्कुल माँ, मुझे पता है, अर्नव मुस्कुराया। ये जानकर उसे सुकून मिला कि उसके पास एक परिवार है जिस पर वो निर्भर रह सकता है, और यही वो आखिरी हिम्मत थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अपनी लंबी यात्रा पर अपना पहला कदम उठाने का फैसला कर लिया था। बाथरूम से बाहर आने के बाद अर्नव अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ देखा जा सकता था। वो सोच रहा था कि सिस्टम से मिले ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। उसने सिस्टम से प्रोग्राम को शब्द दर शब्द कॉपी इसलिए नहीं किया क्योंकि सिस्टम का प्रोग्राम समय से बहुत ज्यादा आगे का था और वो मौजूदा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेकार साबित होता। उसे मौजूदा प्रोग्राम्स और साइट्स पर काम करने लायक बनाने के लिए प्रोग्राम को आसान बनाना था। इसीलिए उसे यह तय करने में 1 हफ्ता लग गया कि प्रोग्राम को उसकी क्षमता बनाए रखते हुए कैसे आसान बनाया जाए। आप इसे अनुवाद की तरह सोच सकते हैं। सिस्टम द्वारा दिया गया प्रोग्राम उन प्रोग्राम्स को चेक करने के लिए डिजाइन किया गया था जो साल 2100 और उसके बाद लिखे गए थे।
उसे उस सिस्टम का अनुवाद करना था ताकि वो उससे पहले लिखे गए प्रोग्राम्स पर काम कर सके। और इस तरह उसका काम शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे अपना प्रोग्राम लिखना शुरू किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका प्रोग्राम हर तरह की कमजोरियों को खोजने में सक्षम हो जिनका दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं, और उन्हें एक समझने योग्य तरीके से लिस्ट कर सके। जबकि इसका पहला फंक्शन अपने आप में ही जबरदस्त था, प्रोग्राम का दूसरा फंक्शन उन बेहतरीन तरीकों में से एक था जिससे वो अपनी आय को दोगुना कर सकता था। उसे प्रोग्राम पूरा करने में 2 हफ्ते लग गए, लेकिन वे 2 हफ्ते शांति से नहीं बीते, क्योंकि जब उसने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के ईमेल का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि उसे एक मीटिंग के लिए उनसे मिलना होगा ताकि वे पेमेंट प्लान पर बात कर सकें। लेकिन जब उसने उन्हें जवाब दिया कि वो अभी मीटिंग के लिए नहीं आ सकता, तो उन्होंने उसे अलग अलग प्लान भेजे जिनमें से वो अपनी रीपेमेंट शुरू करने के लिए एक चुन सकता था। विकल्प थे: 1 एक मुश्त भुगतान, 2 किश्तों में भुगतान योजना, 3 आय आधारित भुगतान योजना। लेकिन उनमें से हर एक उसके लिए अलग अलग कारणों से मुश्किल था। जहां तक एक मुश्त भुगतान की बात है, उसके पास उसका 5वां हिस्सा भी नहीं था कि वो इस विकल्प को चुन सके। किश्तों की योजना अपने तरीके से मुश्किल थी क्योंकि उसे लंबे समय तक किश्तों में भुगतान करना पड़ता, लेकिन इसमें भी अपनी चुनौतियां थीं क्योंकि उन्होंने जो ब्याज का विकल्प दिया था वो इतना ज्यादा था कि वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। और तीसरे विकल्प को वो इसलिए नहीं चुन सकता था क्योंकि इस योजना को चुनने के लिए उसके पास कोई आय ही नहीं थी। तो वो एक तरह से हर तरफ से फंस गया था। लेकिन लंबे समय तक सोचने और दूसरी तरफ से बार बार फैसला सुनाने के दबाव के बाद उसने सबसे कम बुरे विकल्प को चुना, जो कि दूसरा विकल्प था, जिसमें 15% की भारी ब्याज दर थी। इसी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई उसे दिवालिया करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब उसने स्कॉलरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे तो उसमें एक सेक्शन था कि अगर अनुदान चुकाने की जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी को पेमेंट प्लान का ब्याज चुनने की स्वतंत्रता होगी, जो सालाना 2.5% और 15% के बीच होगा। लेकिन जब उसने इस बारे में पूछा था तो उसे बताया गया था कि अगर पैसे चुकाने की जरूरत पड़ी भी तो वे आमतौर पर 5% से कम का ब्याज चुनते हैं। यहां तक कि एक बलात्कारी स्टूडेंट को दी गई सबसे ज्यादा ब्याज दर 9% थी। लेकिन साला उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसे पूरे 15% ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था? उसने ऐसा किसका क्या बिगाड़ लिया था कि उसके साथ ये सब हो रहा था? हालांकि ये 3 बुराइयों में सबसे कम था, फिर भी उसे ये फैसला लेकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर वो इस पेमेंट प्लान के साथ 10 साल तक चलता है तो उसे 27 साल की अवधि में लगभग $12,39,000 चुकाने होंगे, हर महीने $1,000 का भुगतान करके। $12,39,000 ये कुल रकम थी जो उसे 27 साल की अवधि में जमा होने वाली ब्याज दर के कारण चुकानी होगी। कोई भला अपने ही पूर्व छात्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कसम खाई कि जैसे ही वो सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाने वाला प्रोग्राम पूरा कर लेगा, वो अपनी यूनिवर्सिटी के सिस्टम से शुरुआत करेगा और उसे हैक करके पता लगाएगा कि इस साजिश के पीछे कौन है जो उसकी जिंदगी को नरक बनाने की योजना बना रहा था। लेकिन चूंकि यही एकमात्र विकल्प था जिसे वो चुकाने में सक्षम था, इसलिए गुस्से में होने के बावजूद उसने इसे चुन लिया। इस सब में एकमात्र राहत की बात यह थी कि वो 2 महीने बाद एक और मीटिंग शेड्यूल करने में कामयाब रहा, जहां वो उन 3 में से कोई दूसरा विकल्प चुन सकता था। इसका मतलब यह भी था कि उसे दूसरी मीटिंग के बाद तक अपना रीपेमेंट प्लान शुरू नहीं करना था। तो उसके पास 2 महीने की मोहलत थी और उसे उस अवधि के भीतर पैसा कमाना था, नहीं तो उसे लाखों डॉलर चुकाने पड़ते। इसीलिए जैसे ही उसने कमजोरी खोजने वाला प्रोग्राम बगज़ैपर बनाना खत्म किया, उसने अपना वादा निभाया और उसे अपनी यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर टेस्ट किया। चैप्टर 5, टेस्टिंग और सच्चाई का पता। प्रोग्राम ने यूनिवर्सिटी के सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए हर उस लूपहोल एक्सप्लॉइट को टेस्ट करना शुरू कर दिया, और फायरवॉल तो जैसे हलवा थी मानो उसका कोई वजूद ही न हो। यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए भले ही भारी भरकम रकम खर्च की थी, लेकिन अर्नव के प्रोग्राम की नजरों में ये एक टैंक के खिलाफ लड़ रहे बच्चे जैसा लग रहा था। प्रोग्राम ने सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी, हर कमजोरी का विस्तार से ब्यौरा दिया और यह भी बताया कि उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। इसे इतने आसान तरीके से बताया गया था कि एक नौसिखिया प्रोग्रामर भी सिस्टम का फायदा उठा सकता था। जब सिस्टम को यूनिवर्सिटी के सिस्टम से गुजरते हुए 7वां घंटा बीत गया, तब भी वो और ज्यादा कमजोरियां लिस्ट करता जा रहा था। इसे पूरा होने में इतना ज्यादा समय लगने के कुछ कारण थे। पहला कारण यह था कि मेरा कंप्यूटर सस्ता था, क्योंकि मेरा परिवार हमारी आर्थिक स्थिति को बिगाड़े बिना एक महंगा कंप्यूटर नहीं खरीद सकता था। इस समय मेरा सस्ता कंप्यूटर गर्मी से इतना तप रहा था कि उस पर आमलेट बन जाए। मुझे घर के पंखे का उपयोग करके एक जुगाड़ू कूलिंग सिस्टम बनाना पड़ा। दूसरा कारण यह था कि प्रोग्राम साल 2100 के दशक में बनाया गया था। इसका मतलब था कि उसके पास उससे पहले और बाद के सालों की कमजोरियों की एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन उस समय के दौरान ये कमजोरियां लगभग सभी को पता थी, इसलिए उन्हें डेवलपमेंट के दौरान ही हटा दिया गया था। पर चूंकि वो इस यूनिवर्स में उस समय से कई साल पहले था, इसका मतलब था कि उनमें से ज्यादातर की तो खोज भी नहीं हुई थी, यानी प्रोग्राम को ढेरों कमजोरियां मिल रही थी। यही कारण था कि वो उसके कंप्यूटर को भट्टी बना रहा था। जब सिस्टम ने यूनिवर्सिटी सिस्टम की कमजोरियों को स्कैन करना शुरू किया, उसके तीसरे दिन उसने अपना काम पूरा किया।
फिर उसने एक पूरी रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया कि कैसे उन कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। लेकिन चूंकि सिस्टम की अकुशलता को भी सिस्टम की कमजोरियों में गिना जाता था, इसलिए उसने उन्हें भी लिस्ट किया और उन्हें ठीक करने का तरीका भी बताया। इससे उसे ये उम्मीद मिली कि वो इस प्रोग्राम का उपयोग पैसे के लिए दूसरे लोगों के प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी कर सकता है। लेकिन पहले उसे ये जानना था कि कौन उसकी जिंदगी को नरक बनाने पर तुला हुआ था। अंतिम पीडीएफ डॉक्यूमेंट 1200 पन्नों का था और उनमें से लगभग 400 पन्ने कमजोरियों और उनका फायदा उठाने के तरीकों के बारे में थे, जिसमें यह विस्तार से बताया गया था कि यह कैसे किया जा सकता है। बाकी के पन्ने ऑप्टिमाइजेशन और उन 400 पन्नों की कमजोरियों को ठीक करने के तरीकों के बारे में थे। इसलिए उसने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने में अपना समय लिया और वो हर सेकंड का आनंद ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब वो इसके बारे में सब कुछ सीख लेगा और उसे लागू करेगा तो वो ये पता लगा पाएगा कि कौन उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने और उसमें लिखी हर बात को समझने में 5 घंटे लगे। अगर आप कुछ हैक करना चाहते हैं तो एक सबक यहाँ है, आपको 5 कदम उठाने होंगे। पहला कदम है जानकारी जुटाना। इस कदम में आप बस टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दूसरा कदम है स्कैनिंग। इस चरण में डेटा को स्कैन करने के लिए पोर्ट स्कैनर, नेटवर्क मैपर और वल्नरेबिलिटी स्कैनर जैसे टूल्स का उपयोग शामिल है। तीसरा कदम है एक्सेस हासिल करना। इस चरण में हैकर पहले और दूसरे चरण के दौरान एकत्र किए गए डेटा की मदद से टारगेट के नेटवर्क का ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है। चौथा कदम है एक्सेस बनाए रखना। एक बार जब हैकर एक्सेस हासिल कर लेता है तो वो भविष्य के हमलों के लिए उस एक्सेस को बनाए रखना चाहता है। पांचवा और आखिरी कदम है सबूत मिटाना। एक बार एक्सेस मिल जाने के बाद हैकर अपने निशानों को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि अर्नव के प्रोग्राम ने ज्यादातर हिस्से पूरे कर लिए थे, उसे केवल एक कदम उठाना था, तीसरा कदम। जहां तक चौथे और पांचवें कदम का सवाल है, उसे उन्हें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो एक्सेस हासिल करने जा रहा था उससे कोई निशान पीछे नहीं छूटता। ये उसके प्रोग्राम द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे बेहतरीन हमला था। अर्नव को उसके कंप्यूटर के सामने गुस्से से कांपते हुए देखा जा सकता था। अगर आप देखते कि वो क्या पढ़ रहा था तो आपको पता चलता कि वो प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर द्वारा डिसिप्लिनरी कमेटी में किसी को भेजे गए ईमेल पढ़ रहा था। दूसरा ईमेल उसी प्रोफेसर की तरफ से स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में किसी को था। भगवान, वे कितने बड़े मूर्ख थे कि उन्होंने स्कूल द्वारा दिए गए ईमेल का उपयोग करके ये जानकारी रखी। पहला ईमेल। विषय: छात्र के लिए अनुशासनात्मक सुनवाई का अनुरोध। प्रिय अनुशासनात्मक समिति के सदस्य, मैं एक छात्र के लिए अनुशासनात्मक सुनवाई का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं, जिसका आचरण एक फैकल्टी सदस्य के रूप में मेरे संज्ञान में आया है। मेरा मानना है कि इस छात्र ने विश्वविद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन किया है और अकादमिक कदाचार में लिप्त हो सकता है, जिसके हमारे संस्थान की अकादमिक अखंडता और हमारे छात्रों पर रखे गए विश्वास के लिए गंभीर परिणाम है। छात्र के साथ मेरी बातचीत और सबूतों के मेरे मूल्यांकन के आधार पर मुझे विश्वास है कि इस मामले में औपचारिक जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं अपने पक्ष के समर्थन में एकत्र किए गए कोई भी सबूत और गवाही प्रदान करने को तैयार हूं। साभार, प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर। ये ईमेल दिखाता था कि उसी ने सबूत गढ़े थे और उसकी रिपोर्ट की थी। तभी अर्नव के दिमाग में सारी बातें जुड़ गईं जब उसे याद आया कि उसके प्रोफेसर ने थीसिस प्रेजेंटेशन की विफलता के तुरंत बाद छुट्टी ले ली थी। इसका मतलब था कि वो अर्नव के पतन की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अर्नव ने उसे शर्मिंदा किया था। दूसरा ईमेल स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को था। विषय: अर्नव के रीपेमेंट प्लान के लिए अधिकतम स्वीकार्य ब्याज दर का अनुरोध। प्रिय स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, मैं एक पूर्व स्कॉलरशिप प्राप्तकर्ता अर्नव के लिए एक रीपेमेंट प्लान का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं, जिसे हाल ही में निबंध चोरी के लिए हमारे संस्थान से निष्कासित कर दिया गया था। परिस्थितियों को देखते हुए मैं स्कॉलरशिप समझौते की शर्तों में संशोधन का अनुरोध करना चाहता हूं। विशेष रूप से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अर्नव के लोन पर ब्याज दर को संशोधित करके 15% की अधिकतम स्वीकार्य दर पर कर दिया जाए। मेरा मानना है कि ये उचित है, क्योंकि ये उसे उसकी गलतियों के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेगा। साभार, प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर। हद है, इस आदमी ने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को भी लिख दिया था। अर्नव इस जानकारी का उपयोग प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी पर मुकदमा करने के लिए अपने फायदे के लिए कर सकता था, लेकिन उसे उन्हें यह बताना होगा कि उसे ये निजी ईमेल कहां से मिले, तो ये उस पर उल्टा पड़ सकता था। साथ ही चूंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि प्रोफेसर ने उसकी सुनवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की गई थीसिस कैसे गढ़ी थी, इसलिए उसके लिए और सबूतों की तलाश जारी रखना बेहतर था। लेकिन इससे उसे थोड़ी राहत मिली। अतीत में किसी समझदार आदमी ने कहा था, किसी समस्या को हल करने का पहला कदम यह जानना है कि उसका कारण क्या है। चूंकि उसे आखिरकार पता चल गया था कि भड़काने वाला कौन था, रहस्य का पर्दा हट गया था और अनजाने का डर भी इसके साथ हट गया था। इसका मतलब था कि अब उसे किसी बेचेहरे आदमी के बुरे सपने नहीं आएंगे जो उसके भविष्य को नष्ट करने और उसकी जिंदगी को दयनीय बनाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसे यह कारण नहीं पता था कि प्रोफेसर ने सिर्फ इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला क्यों किया क्योंकि उसने उसे शर्मिंदा किया था। उसका सिर यह सोचकर घूम रहा था कि प्रोफेसर से अपना बदला कैसे लिया जाए।
लेकिन पहले उसे ये जानना था कि वो इतनी दूर तक क्यों गया, क्योंकि उसे एक बार शर्मिंदा करना किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी नहीं है। उसके बाद वो तय करेगा कि उसका बदला कितना क्रूर होना चाहिए। लेकिन उसे इस बात से भी राहत मिली कि उसका प्रोग्राम अपना काम करने में वाकई बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये होगा कि उसकी पैसा कमाने की योजना ने आखिरकार उज्जवल भविष्य में अपना पहला कदम रख दिया है। चैप्टर 6, पहला निशाना, सुधरा हुआ संस्करण। यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में सेंध लगाने और अपनी इस हालत के पीछे के साजिशकर्ता का पता लगाने के बाद अर्नव का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने फैसला किया कि अब सबसे पहले पैसे कमाने पर ध्यान देना है, ताकि सिर पर लटक रहे कर्ज से छुटकारा मिल सके और भविष्य में कोई और मुसीबत खड़ी ना हो। तो अब प्लान था अपने पैसा कमाने के मिशन के लिए पहला शिकार ढूंढने का। उसे पैसा चाहिए था, और बहुत सारा पैसा। इसलिए उसे एक ऐसी कंपनी को टारगेट करना था जो न सिर्फ अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो, बल्कि जिसके करोड़ों यूजर्स भी हों। ऐसी कंपनियां यूजर डेटा लीक होने से बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाती हैं। अगर उनका डेटा लीक हो गया तो यूजर्स का उन पर से भरोसा उठ जाएगा, और यही अर्नव के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया था। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में सोशल मीडिया साइट्स का ख्याल आया। वो उसके हर पैमाने पर खरी उतरती थीं। उसने उन पर रिसर्च शुरू कर दी ताकि सही निशाना चुन सके। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद 28 मई 2013 तक की ये जानकारी उसके हाथ लगी। फेसबुक माइनस इसका मार्केट वैल्यू लगभग 63 अरब डॉलर था, और हर महीने 1.11 अरब लोग इसे इस्तेमाल करते थे। यूट्यूब माइनस इसकी मार्केट वैल्यू तो पता नहीं थी, लेकिन हर महीने 1 अरब से ज्यादा लोग इस पर आते थे। क्यूजोन चीन की इस कंपनी के लगभग 59.7 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे, पर मार्केट वैल्यू का अंदाजा नहीं था। सीना वीबो माइनस इसकी मार्केट वैल्यू करीब 3.3 अरब डॉलर थी और 50 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे। गूगल जोड़ इसके भी 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे, पर मार्केट वैल्यू एक राज थी। ट्विटर 20 करोड़ यूजर्स वाली इस कंपनी की भी मार्केट वैल्यू अज्ञात थी। लिंक्डइन माइनस इसकी मार्केट वैल्यू करीब 20.5 अरब डॉलर थी और 22.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। इंस्टाग्राम माइनस इसे फेसबुक ने 1 अरब डॉलर में खरीदा था और इसके 10 करोड़ यूजर्स थे। टम्बलर माइनस इसे याहू ने 1.1 अरब डॉलर में खरीदा था और इसके 30 करोड़ यूजर्स थे। वाइन माइनस इसके 1.3 करोड़ यूजर्स थे, पर मार्केट वैल्यू का कुछ पता नहीं था। ये थी इन कंपनियों की कुंडली, उनके यूजर्स और बाजार में उनकी हैसियत। अर्नव का कंप्यूटर कबाड़ा था, इसलिए वो एक बार में सिर्फ एक ही कंपनी को निशाना बना सकता था। एक स्कैन पूरा करने में ही हफ्ता भर लग जाता। उसने तय किया कि जैसे ही पैसा आएगा वो सबसे पहले एक नया कंप्यूटर खरीदेगा। इसलिए उसने उस कंपनी को चुना जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा था और जो बिना ज्यादा चिक चिक किए उसे तुरंत पेमेंट कर सकती थी। उसकी पसंद थी फेसबुक। सबसे ज्यादा यूजर्स, सबसे ज्यादा पैसा। पब्लिक कंपनी बने उन्हें अभी 1 ही साल हुआ था। ऐसे में वे कोई भी स्कैंडल नहीं चाहते थे जिससे उनके शेयर होल्डर्स नाराज हों और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अपना टारगेट चुनने के बाद उसने तुरंत प्रोग्राम चलाया और फेसबुक ऐप की कमजोरियों को स्कैन करना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते बाद फेसबुक के हेडक्वार्टर में वेबसाइट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड रवीना गरेवाल ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, उसे वहां मची अफरा तफरी का अंदाजा हो गया। लोग अपनी कुर्सियों पर बेचैनी से हिल रहे थे, कीबोर्ड पर उंगलियां तूफान की तरह चल रही थी और हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सब उसकी तरफ मुड़े। एक ने तुरंत पूछा, मैम आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा फोन साइलेंट पर था, पर हुआ क्या? सब ठीक तो है? रवीना ने पूछा। नहीं मैम, हमें एक अजीब सा ईमेल मिला है। किसी ने लिखा है कि उसे हमारे सिस्टम में कुछ बड़ी सुरक्षा खामियां मिली हैं और उसने सबूत के तौर पर कुछ उदाहरण भी भेजे हैं। उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। ये सुनते ही रवीना का चेहरा सख्त हो गया। 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं, ये कहकर वो अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई ताकि मीटिंग से पहले खुद को शांत कर सके। कॉन्फ्रेंस रूम में रवीना जब पहुंची तो मीटिंग शुरू होने में 5 मिनट बाकी थे, पर सब लोग पहले से ही मौजूद थे। जब सब आ ही गए हैं तो शुरू से बताओ, हुआ क्या है? रवीना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी मैम, वही आदमी बोला और शुरू से समझाने लगा। मैं सुबह अपने ऑफिस का ईमेल चेक कर रहा था, तभी मुझे एक ईमेल दिखा जिसका सब्जेक्ट था, मुझे आपके ऐप में कुछ सुरक्षा कमजोरियां मिली हैं। ये कहते हुए उसने प्रोजेक्टर पर वो ईमेल खोलकर सबको दिखाया। ईमेल की भाषा सुंदर और औपचारिक थी। विषय, फेसबुक के ऐप और सिस्टम में कमजोरियों का खुलासा। जिस किसी से भी ये संबंधित हो, मैं आपको ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूं कि मैंने फेसबुक के ऐप और सिस्टम में कुछ ऐसी कमजोरियां खोजी हैं जो संभावित रूप से यूजर डेटा और सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं। एक चिंतित नागरिक और आपके प्लेटफॉर्म के एक यूजर के रूप में मुझे लगता है कि इन कमजोरियों की रिपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है ताकि उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। मैंने पहले ही आपको इन कमजोरियों के कुछ उदाहरण भेज दिए हैं जो मैंने खोजे हैं, बिल्कुल मुफ्त। हालांकि मेरे पास और भी कमजोरियां हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करने को तैयार हूं, लेकिन बाकी जानकारी के लिए मुझे मुआवजा चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इन कमजोरियों की रिपोर्ट करने में मेरा इरादा केवल आपके प्लेटफॉर्म की सुरक्षा में सुधार करने और आपके यूजर्स की गोपनीयता की रक्षा करने में मदद करना है। मेरा आग्रह है कि आप इन कमजोरियों को गंभीरता से लें और उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।
यदि आपको बाकी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो कृपया इस ईमेल पर मुझसे संपर्क करें। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अटैचमेंट कमजोरियां _version_01.pdf का लिंक। साभार अर्नव मेहरा। जैसे ही सबने ईमेल पढ़ा उस आदमी ने आगे बताया, मैम जब मैंने भेजी गई कमजोरियों को टेस्ट किया तो वे बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा बताया गया था, और जिस तरीके से उसने हमारे सिस्टम में सेंध लगाई उसे हमारा फायरवॉल पकड़ ही नहीं पाया। ये कहकर वो चुप हो गया। ये कौन हो सकता है? किसी ने पूछा। ये सोचना अभी हमारा काम नहीं है, रवीना ने थोड़ी नाराजगी से कहा। अभी सबसे जरूरी काम है इस सुरक्षा छेद को भरना और इस आदमी से संपर्क करना। जितनी जल्दी हो सके एक मीटिंग तय करो। थोड़ी और बातचीत के बाद मीटिंग खत्म हुई और सब उन कमजोरियों को ठीक करने के लिए अपने काम पर लौट गए। साथ ही अर्नव से संपर्क करके कुछ दिनों में एक मीटिंग की व्यवस्था भी करने लगे। जब अर्नव को उनका जवाब मिला तो उसने राहत की सांस ली। शुक्र है कि उन्होंने उसके ईमेल को गंभीरता से लिया, वरना उसे उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ और करना पड़ता और वो किसी दूसरी कंपनी को स्कैन करने में और 2 हफ्ते बर्बाद नहीं करना चाहता था। थोड़ी बातचीत के बाद वे फेसबुक के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए मान गए। फेसबुक ने अगले हफ्ते के लिए उसके आने जाने और रहने का सारा खर्चा उठाने का वादा किया, क्योंकि उन्हें लगा कि पेमेंट पर मोल भाव में 3 दिन से ज्यादा लग सकते हैं। मीटिंग तय होने के बाद अर्नव ने अपने बचे खुचे दोस्तों में से एक को फोन लगाया। फैज जो लॉ का स्टूडेंट था और टेक से जुड़े कानूनी मामलों में माहिर था। फोन उठने पर दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर अर्नव सीधे मुद्दे पर आया। उसने फैज को फेसबुक वाली पूरी कहानी बताई और कहा कि उसे अगले हफ्ते मीटिंग में अपने साथ एक वकील चाहिए जो उसका केस ठीक से पेश कर सके और ये पक्का कर सके कि फेसबुक वाले उसे उसके काम का सही दाम दे। फैज तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पहले उन्हें मिलना होगा ताकि वो पूरा मामला समझ सके और फेसबुक के साथ मीटिंग की तैयारी कर सके। वे उसी शाम मिलने के लिए राजी हो गए। फोन रखने के बाद अर्नव उठा और जॉगिंग के कपड़े पहनने लगा। उसे अपना डेली क्वेस्ट पूरा करके कुछ एसपी कमाने थे, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ 26,600 एसपी थे। वैसे तो उसके पास सिर्फ 1,600 एसपी होने चाहिए थे, लेकिन जब उसने बगजैपर बनाया तो सिस्टम से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए उसे 10,000 एसपी मिले थे। उसे ग्रेड F- मिला था, क्योंकि उसने प्रोग्राम को मौजूदा समय में काम करने लायक बनाने के लिए डाउनग्रेड किया था, जिसे सिस्टम ने उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल न करना समझा। यूनिवर्सिटी के सिस्टम को स्कैन करने पर उसे 5,000 एसपी और मिले थे, और फेसबुक के सिस्टम पर प्रोग्राम चलाने के लिए उसे 10,000 एसपी और मिले, क्योंकि फेसबुक का सिस्टम बहुत बड़ा था और उसका प्रभाव भी ज्यादा होता। इसी वजह से फेसबुक के सिस्टम को स्कैन करने में उसे लगभग 2 हफ्ते लग गए थे। उम्मीद है ये संस्करण आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। चैप्टर 7, फैज से मुलाकात और सारा से बात। अर्नव उस कैफे में पहुंचा जहां उसे फैज से मिलना था। उसे फैज को पूरी बात विस्तार से समझानी थी ताकि वो फेसबुक के साथ होने वाली मीटिंग और मोल भाव के लिए तैयारी कर सके। अर्नव ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की ही थी कि 3 मिनट बाद फैज भी आ गया। उसने अर्नव से हाथ मिलाया, उसे गले लगाया और फिर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कैसा है तू भाई? उस दिन के बाद से सब कैसे संभाल रहा है? फैज ने चिंता से पूछा। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, पर अब मैं काफी अच्छे से सब संभाल रहा हूँ। मुझे खुद पर हैरानी हो रही है, अर्नव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि किस चीज से उसे हिम्मत मिल रही थी, लेकिन वो उस चीज का शुक्रगुजार था। अगर सिस्टम ना आया होता तो उसे इस सदमे से उबरने में बहुत ज्यादा समय लगता, और ऊपर से जिस तरह यूनिवर्सिटी वालों ने उस पर इतना बड़ा कर्ज डाल दिया था, अगर उसे कहीं से कोई मदद न मिलती तो वो शायद पागल ही हो जाता। मैं भी हैरान हूँ। मुझे लगा था कि तू अब भी मेरे फोन नजरअंदाज कर रहा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि तू खुद पहले फोन करेगा, फैज ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, जो लोग खुद को मेरा दोस्त कहते थे उनमें से ज्यादातर ने तो अफवाहें सुनते ही मुझे छोड़ दिया, मुझसे सच जानने की कोशिश तक नहीं की। मुझे डर था कि तुम दोनों जो मेरे आखिरी कुछ दोस्तों में से थे, तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे, इसीलिए मैं तुझसे और सारा से बच रहा था। अर्नव ने चेहरे पर दोस्तों से मिले धोखे का दर्द दिखाते हुए कहा। तूने सारा के फोन का भी जवाब नहीं दिया? फैज ने हैरानी से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नव सारा को नजरअंदाज करेगा, क्योंकि वे दोनों उससे मिलने से पहले से ही दोस्त थे। मैं उसके फोन से इसलिए बच रहा था क्योंकि वो मेरा सिर खा जाती। पूछती रहती कि अगर मैंने नकल की थी तो उसे बेहतर तरीके से क्यों नहीं छिपाया या कुछ और। अर्नव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो जानता था कि सारा उसे कभी नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हाई स्कूल के दिनों से उसकी दोस्त थी, जहां वे फैज से मिले थे। हाँ, ये तो मैं सोच ही सकता था, फैज सारा के बर्ताव को याद करके हंसते हुए बोला। हंसी से शांत होने के बाद उसने पूछा, तो ये फेसबुक वाला क्या मामला है? हाँ, तो हुआ ये कि अर्नव ने फैज को समझाना शुरू किया कि उसे फेसबुक में कुछ कमजोरियां मिली और उसने उन्हें ईमेल करके इस बारे में बताया। उसने अपनी बात साबित करने के लिए उदाहरण के तौर पर कुछ कमजोरियां भेजी और ये भी बताया कि उसके पास और भी हैं, लेकिन उसके काम के लिए उसे मुआवजा चाहिए होगा। उसने ये भी बताया कि उन्होंने उससे संपर्क किया है और अगले हफ्ते एक मीटिंग तय की है जिसका सारा खर्चा वे उठाएंगे। इसमें उसके साथ आने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल था
और उसने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो टेक मामलों का विशेषज्ञ हो, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसे वो सही मुआवजा मिले जिसका वो हकदार है। अर्नव ने सिस्टम को छिपाते हुए फैज को सब कुछ समझाया। उसने केवल इतना बताया कि उसने एक ऐप डेवलप किया है जो ये सब कर सकता है, बिना ये बताए कि ये कैसे काम करता है। फिर वो फैज का इंतजार करने लगा ताकि वो सारी जानकारी समझ सके। फैज को सब कुछ समझने में लगभग 5 मिनट लगे। इस दौरान दोनों चुपचाप अपनी कॉफी पीते रहे। तो ये जो कमजोरियां हैं तुम्हें कितनी मिली हैं और वे किस लेवल की हैं? फैज ने पूरी तैयारी करने के लिए और जानने के लिए पूछा। अब सुरक्षा कमजोरियों के कई अलग अलग लेवल होते हैं जो उनकी गंभीरता और प्रभाव पर निर्भर करते हैं। मुख्य रूप से 4 लेवल होते हैं। 1 लो लेवल, ये सबसे आम और आसानी से फायदा उठाने वाली कमजोरियां होती हैं। 2 मीडियम लेवल, ये लो लेवल से ज्यादा गंभीर होती हैं लेकिन सिस्टम के लिए तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं होती। 3 हाई लेवल, ये गंभीर कमजोरियां होती हैं और अगर इन्हें तुरंत ठीक न किया जाए तो इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। 4 क्रिटिकल लेवल, ये सबसे गंभीर प्रकार की कमजोरियां होती हैं और ये सिस्टम की सुरक्षा के लिए तत्काल और गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। मुझे लगभग 50 क्रिटिकल लेवल, 150 हाई लेवल, 500 मीडियम लेवल और 1000 से ज्यादा लो लेवल कमजोरियां मिली हैं, अर्नव ने शांति से जवाब दिया। उसने उसे सारी नहीं बताई थी। फैज इतना हैरान हुआ कि वो खड़े होते हुए चिल्लाया, जिससे उसकी कुर्सी गिर गई और कैफे में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। शांत हो जा भाई, अर्नव ने कहा, जो अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। माफी मांगने और बैठने के बाद फैज ने कहा, तूने इतनी सारी कैसे ढूंढ ली और तू मुझसे शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकता है? माफ करना, अर्नव ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो उन सबका करने का क्या प्लान है तेरा? तेरे पास कुछ और भी है क्या? ओह हाँ, मेरे पास उनका समाधान भी है, उसने शांति से कहा। अरे यार, एक ही बार में सब कुछ बता दे, मुझे बार बार हार्ट अटैक मत दे, फैज ने कहा। मैं चाहता हूं कि तू इसका इस्तेमाल करके उनसे पेमेंट दोगुनी करवाए, कमजोरियों और सोल्यूशन पैक दोनों के बदले में। ओहो, अब मैं समझा कि तुझे एक वकील की जरूरत क्यों है। सिर्फ कमजोरियों की संख्या से ही उन्हें लाखों डॉलर देने पड़ेंगे, लेकिन अगर तू उसमें सॉल्यूशन भी जोड़ दे, इसका मतलब है कि इससे न केवल उनका समय बचेगा बल्कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों से एक कदम आगे भी हो जाएंगे। फैज बोलता रहा क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतता उसका दिमाग उनके फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने के और आइडियाज के साथ आता। वे 2 घंटे तक बात करते रहे जब तक कि वे फेसबुक के साथ अपनी मीटिंग से पहले एक और मीटिंग करने के लिए सहमत नहीं हो गए। लेकिन घर जाते समय उसने सारा को फोन करने का फैसला किया क्योंकि वो जितना ज्यादा इसे टालता उसे उतनी ही ज्यादा डांट सुननी पड़ती। अर्नव ने घबराते हुए सारा का नंबर मिलाया। उसे उम्मीद थी कि वो गुस्से में फोन नहीं उठाएगी, लेकिन उसने फोन उठाया और गुस्से भरी आवाज में जवाब दिया, हेलो, कौन है? उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वो उसे जानती ही न हो। अर्नव ने जवाब दिया, हाय सारा, मैं अर्नव बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि तू जानती है कि ये मैं हूँ और मैं तेरे फोन का जवाब न देने के लिए माफी मांगना चाहता था। जब मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया तो मैं सच में उस स्थिति से जूझ रहा था और मैंने किसी के भी फोन का जवाब नहीं दिया। मुझे सच में अफसोस है। उसने आगे कहा, उस समय मैंने कई दोस्त खो दिए। ये सब झेलना बहुत मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे सच जानने की कोशिश करने से पहले ही मुझे छोड़ दिया। अब जब मुझे सोचने का थोड़ा समय मिला है तो मुझे एहसास हुआ कि तुम लोगों को इस तरह नजरअंदाज करना बहुत गलत था। तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर सकती हो। सारा शुरू में अर्नव की माफी से चौंक गई, लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद वो नरम पड़ गई। इस तरह जवाब देने के लिए सॉरी और माफी मांगने के लिए धन्यवाद अर्नव। मैं तुम्हारे लिए सच में चिंतित थी जब तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। मुझे दुख हुआ कि तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम एक बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे थे। तो अब तू कैसा है और ठीक है? अर्नव ने राहत की सांस ली। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तू ये जानता है ना? सारा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में गर्मजोशी आ गई थी। हाँ, मुझे पता है कि तू हमेशा मेरे साथ है, बस मैं तुझे तेरे ग्रेजुएशन के दौरान और परेशान नहीं करना चाहता था। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जाना और फेसबुक के साथ मीटिंग के बाद जल्द ही मिलने की योजना बनाई। अर्नव को अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। फोन के बाद वो अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने, अपने छोटे भाई रोहन को उसके होमवर्क में मदद करने, उसे सुलाने और फिर अपने कमरे में जाकर भविष्य के बारे में कुछ देर सोचने के बाद सो गया। वो अपने अपने परिवार और अपने साथ खड़े दोस्तों के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा था। चैप्टर 8, फेसबुक के साथ डील और भविष्य की योजनाएं। मीटिंग रूम में हवा में एक अजीब सा तनाव था। 8 लोगों का समूह अपनी अपनी जगह पर बैठा था। दोनों पक्ष एक दूसरे की परछाई जैसे लग रहे थे। लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के एक तरफ अर्नव, उसका दोस्त और वकील फैज बैठे थे। अर्नव के सामने एक लैपटॉप रखा था जिसकी स्क्रीन पर संवेदनशील जानकारी नाम का एक फोल्डर दिख रहा था और कंप्यूटर में एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगी हुई थी। दूसरी तरफ 6 लोग बैठे थे, जिनमें फेसबुक की सुरक्षा प्रमुख रवीना और 5 अन्य लोग शामिल थे। इनमें से 3 वकील थे और 2 फेसबुक की साइट सुरक्षा विभाग से थे।
अर्नव अपनी सीट पर बेचैनी से हिल रहा था। उसकी आंखें घबराहट में स्क्रीन से लेकर सामने बैठे लोगों के चेहरों तक घूम रही थीं। दोनों पक्ष एक ऊंचे दांव वाली चर्चा और मोल भाव में शामिल होने के लिए तैयार थे। कागजों की खड़खड़ाहट और गले साफ करने की आवाजों ने चुप्पी तोड़ी और मीटिंग शुरू हुई। अर्नव ने आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करते हुए जब वो अपने निष्कर्षों को समूह के साथ साझा करने के लिए तैयार हुआ। ये एक लंबा दिन होने वाला था। इसमें बहुत समय लगने वाला है, अर्नव ने मन ही मन सोचा और उन्हें एक उदाहरण पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। पेमेंट एग्रीमेंट के बाद वो उन्हें बाकी की जानकारी दे देगा। यहाँ आपके सिस्टम की कुछ नई कमजोरियों के उदाहरण हैं। उसने एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके अपनी स्क्रीन को दीवार पर दिखाते हुए कहा। जो तुमने पिछली बार भेजे थे, हमने उन्हें पहले ही टेस्ट कर लिया है, इसलिए हमें और दिखाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास और कितनी है, रवीना ने कहा जब वो कुछ और उदाहरण दिखाने ही वाला था। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, इससे चीजें समझाने का मेरा तनाव कम हो जाएगा। अर्नव ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया। मेरे पास वर्तमान में आपके सिस्टम में 1700 से ज्यादा कमजोरियां हैं, उसने तुरंत जवाब दिया। हे भगवान, जवाब सुनते ही रवीना ने धीरे से कहा। उसे उम्मीद थी कि शायद 10 या उससे ज्यादा होंगी, क्योंकि उसने पहले ही 3 भेज दी थी। लेकिन जो उसने सुना उसका मतलब था कि ये उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, जंगली कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। पर अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोलता रहा। उनमें से लगभग 50 क्रिटिकल लेवल, 150 हाई लेवल, 500 मीडियम लेवल और 1000 से ज्यादा लो लेवल कमजोरियां हैं। उसने शांति से समझाना जारी रखा। जब फेसबुक के सुरक्षा वालों ने सुना कि क्रिटिकल और हाई लेवल कमजोरियों की कुल संख्या 200 से ज्यादा है, तो वे समझ गए कि इन कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्हें अपने पूरे सिस्टम को लगभग ओवरहॉल करना होगा। इसमें बहुत लंबा समय लगता और साथ ही भारी भरकम पैसा भी। बस एक तेज गणना से रवीना ने अनुमान लगाया कि उन्हें लगभग $250 मिलियन का निवेश करना होगा और इसे खत्म करने में महीनों लग जाएंगे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर कमजोरियां नई थीं और उन्हें खुद ही समाधान खोजना होगा। लेकिन जैसे ही वो निराशा में डूबने वाली थी, अर्नव के शब्दों में उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। मेरे पास उनका समाधान भी है, लेकिन मैं ये आपको तभी प्रदान कर सकता हूँ जब मेरा मुआवजा दोगुना हो, और उन शुल्कों पर बातचीत मेरे वकील यहाँ करेंगे, उसने फैज की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्नव के मुंह से ये शब्द सुनकर रवीना ने राहत की सांस ली। वो सच में उसे अपनी टीम में नौकरी पर रखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि जब वो अकेले काम करके ज्यादा कमा सकता है तो वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहेगा। इसके बाद जो हुआ वो मोलभाव का दौर था, जो फैज और फेसबुक के 3 वकीलों के बीच था। हर वकील अपने क्लाइंट के लिए सबसे अच्छी डील चाहता था, क्योंकि उनका भुगतान इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना जीतते हैं या अपने क्लाइंट के लिए कितना बचाते हैं। ये खींचतान 2 दिनों तक चली। वे कीमत पर सहमत हो गए थे, लेकिन जब एनडीए के कुछ क्लॉज की बात आई तो वे एक समझौते पर नहीं आ सके। पर अंत में वे शर्तों पर सहमत हुए और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। टैक्स और वकील की फीस के बाद उसका भुगतान $69 मिलियन होगा। हालांकि उसके दोस्त ने उसे $10 मिलियन देने के उसके प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन काफी खींचतान के बाद वो $5 मिलियन फीस के रूप में लेने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये अर्नव की कमाई की तुलना में कम लग सकता है, लेकिन आमतौर पर इस तरह के सौदे से उन्हें केवल लगभग 1 मिलियन ही मिलते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये ग्रेजुएशन के बाद फैज का दूसरा आधिकारिक केस था। इसका मतलब था कि फैज अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला नौसिखिया वकील था। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता से बात करने के लिए कहा, लिविंग रूम में। आपको याद है जब मैंने कहा था कि मेरी फेसबुक के साथ एक मीटिंग है? हाँ, तो कैसी रही? क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? उसकी मां ने उत्साह से पूछा। नहीं, मैं वहां नौकरी की मीटिंग के लिए नहीं गया था। मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मुझे उनके ऐप में कुछ कमजोरियां मिली थी और मैं उनसे पेमेंट के मुद्दों पर बात करने गया था। अर्नव ने उस स्तर पर समझाया जिसे वे समझ सके। तो क्या वे तुम्हें भुगतान करने के लिए तैयार हो गए? उसके पिता ने पूछा। उन्हें उम्मीद थी कि वे उसके बेटे को भुगतान नहीं करना चाहेंगे। नहीं, वे मुझे भुगतान करने के लिए तैयार हो गए। हमने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वे कल पेमेंट भेज देंगे। वो एक सांस लेने के लिए रुका और फिर बोला, तो चूंकि पैसा काफी है, मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप घर बदलना चाहते हैं? अर्नव ने कहा और जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा, क्या तुम्हें वो पैसा अपने लिए नहीं चाहिए? तुम अभी तुरंत घर क्यों खरीदना चाहते हो? आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा काफी नहीं है। उन्होंने मुझे एक घर खरीदने और उससे भी ज्यादा के लिए पर्याप्त भुगतान किया है। क्या तुम्हें उस पैसे का इस्तेमाल कोई बिजनेस शुरू करने या कुछ और करने के लिए नहीं करना चाहिए? जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तो तुम्हें आय के स्रोत की जरूरत होगी। उसकी मां ने विरोध करना जारी रखा, जबकि उसके पिता ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मां, उन्होंने मुझे $50 लाख से ज्यादा का भुगतान किया है, इसलिए आपको कुछ समय के लिए पैसे की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। उसे दी गई राशि को कम करना पड़ा, वरना वे सोचेंगे कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुमने ऐसा क्या किया कि वे तुम्हें इतना भुगतान कर रहे हैं? क्या तुम पक्का हो कि ये कोई घोटाला नहीं है?
उसके पिता ने चिंता के भाव से पूछा। डर था कि उसके बेटे को ठगा जा रहा है। नहीं पापा, आपको इसके स्कैम होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वहां एक वकील के साथ गया था और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए वे चाहें भी तो मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं उन पर मुकदमा कर सकता हूं। अगर तुम्हारे साथ एक वकील था तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे खर्च करते हो, लेकिन इसे उन लॉटरी विजेताओं की तरह लापरवाही से खर्च मत करना, समझे? उसके पिता ने एक गंभीर भाव से कहा। हालांकि उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन वे इसे दिखाना नहीं चाहते थे, कहीं ये उनके बेटे के सिर पर न चढ़ जाए। हाँ, आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं घर खरीदने के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मर्जी, बस सावधान रहना, जैसा तुम्हारे पिता ने कहा, अर्नव की मां ने अपने बेटे पर गर्व दिखाते हुए कहा। वे फिर इस बारे में छोटी मोटी बातें करते रहे कि उसकी यात्रा कैसी रही, और रात के खाने का समय होने तक कई छोटे विषयों पर बात करते रहे। 2 दिन बाद अर्नव इस समय अपने फोन को घूर रहा था। स्क्रीन पर उसका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिख रहा था, जो था $6,90,27, $6,90,27। ये पहली बार था जब उसका बैंक खाता $1000 के आंकड़े को पार कर गया था। अब जब उसे पैसा मिल चुका था तो उसे ये योजना बनाने की जरूरत थी कि उसे बहुत अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि ये उसे महानता की ओर ले जाए। उसने स्कूल का कर्ज तुरंत नहीं चुकाया, क्योंकि उसे डर था कि इससे प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। और चूंकि उसे नहीं पता था कि प्रोफेसर के कनेक्शन कितने शक्तिशाली थे, उसने भुगतान बातचीत योजनाओं के बारे में दूसरी मीटिंग का इंतजार करने का फैसला किया। तो उसकी पहली मौजूदा योजना थी अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर और कार खरीदना, अपने छोटे भाई रोहन को एक अच्छे स्कूल में ट्रांसफर करना, अपने कंप्यूटर को एक पर्सनल सर्वर कंप्यूटर में अपग्रेड करना, सारा से मिलना, अपने पिता को उनकी नौकरी छुड़वाना और जो वे चाहते हैं वो करने देना, एक ऐसा बिजनेस शुरू करना जो प्रोग्राम बगजैपर का उसकी पूरी क्षमता से उपयोग कर सके और उसे अपने भविष्य के बिजनेस में निवेश करने के लिए ढेरों पैसा कमा कर दे। उसके पास करने के लिए 5 से ज्यादा चीजें थीं, लेकिन वो उन्हें करके खुश था, क्योंकि अगर किसी ने उसे बताया होता कि उसकी जिंदगी उसके ग्रेजुएशन से 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के 3 दिन बाद बदलना शुरू हो जाएगी, तो उसकी मौजूदा जिंदगी उसकी नजरों में बहुत अच्छी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो हुआ उससे नाराज नहीं था। उसने अपनी जांच और बदले की योजना को इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि उसे एक स्थिर स्थिति में होने की जरूरत थी ताकि वो शांति से और सावधानी पूर्वक इसकी योजना बना सके। चैप्टर 9, नया घर और काम पर वापसी। उस रात की बातचीत के चौथे हफ्ते तक अर्नव और उसका परिवार अपने नए घर में पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था। ये एक शानदार 2 मंजिला बंगला था जिसमें एक खूबसूरत बगीचा भी था। घर खरीदने के बाद उसने अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए 2 नई गाड़ियां भी खरीदी, एक आरामदायक सेडान और एक बड़ी एसयूवी। उसके माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें किराए और दूसरी छोटी मोटी चीजों की चिंता नहीं करनी थी। जब उसने अपने माता पिता को घर दिखाया तो उन्होंने उसे कोई सामान्य घर खरीदने के लिए कहा, क्योंकि ये बहुत महंगा था। लेकिन वो उन्हें मनाने में कामयाब रहा जब उसने बताया कि उसने ये घर इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ आसपास बेहतर स्कूल है जिससे उसके छोटे भाई रोहन को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। घर में 6 बेडरूम, एक ग्राउंड फ्लोर, एक ऊपरी मंजिल और एक बेसमेंट था। वे फिलहाल केवल 3 कमरों का उपयोग कर रहे थे, एक उसके माता पिता के लिए, एक उसके लिए, एक उसके छोटे भाई के लिए और बाकी मेहमानों और अन्य चीजों के लिए थे। जहां तक बेसमेंट का सवाल था वो उसके इस्तेमाल के लिए था और वो उसे अपने होम सर्वर के लिए एक जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। चूंकि सामान्य सर्वर शोर करते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, उसे पूरे बेसमेंट को साउंड प्रूफ करना पड़ा। साथ ही चूंकि वे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, उसने पूरे बेसमेंट के लिए कूलिंग सिस्टम भी लगाया और एक वेंट भी लगाया जो गर्मी को बाहर निकाल सके ताकि वो घर में ना आए। लेकिन ये सब जरूरत से ज्यादा था क्योंकि उसने जो सर्वर खरीदा था वो काफी शांत था। इसमें डुअल इंटेल Xeon प्रोसेसर, 1 टेराबाइट रैम और स्टोरेज के लिए 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव थी। जो लोग इन तकनीकी शब्दों को नहीं समझते उनके लिए इसका मतलब है कि वो एक साथ कई वर्चुअल मशीन चला सकता था, अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट कर सकता था और यहाँ तक कि अपना खुद का क्लाउड स्टोरेज सिस्टम भी स्थापित कर सकता था। और 10 गीगाबिट ईथरनेट नेटवर्क कार्ड के साथ वो बिजली की गति से डेटा ट्रांसफर कर सकता था। ये ऐसा था जैसे उसके अपने बेसमेंट में उसका अपना पर्सनल डेटा सेंटर हो। लेकिन वो इसका उपयोग केवल एक साथ कई वर्चुअल मशीनों पर बगजैपर चलाने के लिए कर रहा था। वो ऊपर अपने वर्करूम में बैठकर 10 गीगाबिट ईथरनेट नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके ये सब एक्सेस कर सकता था। उसने अपने घर में सबसे तेज स्पीड का केबल कनेक्शन भी लगवाया था जो 505 MBPS तक की डाउनलोड स्पीड और 100 MBPS तक की अपलोड स्पीड प्रदान करता था। 2013 के लिए ये वास्तव में बहुत तेज था। इसका मतलब था कि वो अपने वर्करूम में बैठे बैठे सब कुछ करने में सक्षम था। जब वो और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हो गए और उसके भाई को नए स्कूल में दाखिला दिला दिया तो वे अपनी नई जिंदगी के आदी होने लगे। अर्नव ने अपने पिता और मां दोनों को उनके उपयोग के लिए $10 लाख देने का फैसला किया क्योंकि उसने उनसे अपनी मेहनत वाली नौकरियां छोड़ने और अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए कहा था।
फेसबुक के साथ अपनी डील के लगभग 1 महीने बाद जब वो शिफ्टिंग और कुछ छोटी मोटी समस्याओं को निपटाकर आखिरकार फ्री हुआ तो उसके पास बगजैपर का उपयोग करके और पैसा कमाने का समय था। लेकिन ये सब उसे अपनी जॉगिंग खत्म करने के बाद करना था। क्वेस्ट पूरा हुआ। इनाम 100 एसपी, कुल एसपी 29,600। अपना क्वेस्ट खत्म करने के बाद अर्नव ने दौड़ना बंद कर दिया। वो थका हुआ था, लेकिन वैसा नहीं जैसा तब होता था जब उसने पहली बार क्वेस्ट करना शुरू किया था। अब वो फिट हो रहा था और सिस्टम का आदी होने लगा था।